हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल अग्रिम पर स्वागत करता हूं। मैं सुनील अभिव्यक्ति, दिल्ली मुखर्जी नगर से एक्स यूपीएस इंटरव्यूअर, व्यक्ति सिविल सर्विस मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक परिचित कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। और 23 अक्टूबर तक, यानी आप देखेंगे कि हम लोग एकदम आज 23 तक कर लेंगे और एकदम रिदम में आ जाएंगे, यानी कि जितना हम लोगों के पास होना था वो हम लोग एकदम पैटर्न पे अपने आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद अब एकदम हम लोग डे बाई डे पर फोकस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। उसके पहले अगर आप सब अन अकेडमी पे आना चाहते हैं, यानी अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन 2 साल की फ़ी विद माई कोड SK लाइव 64,800 रुपये और 12 महीने की फ़ीस है 44,550 रुपये विद SK लाइव। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस 24 महीने की है 89,100 और 12 महीने की है 57,600। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए अब उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप ऑप्शनल के लिए आपका एक अलग हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ, UPSC CSC ऑप्शनल। तो आप देख सकते हैं फीस कितनी कम है। 1 महीने के लिए आएंगे तो 5,000, 6 महीने के लिए आएंगे तो 22,500 और कोई भी ऑप्शनल 6 महीने में ख़त्म ही हो जाता है। तो 12 महीने में 27,500 और ये देखिए अलग हो जाएगा। आप 31 अक्टूबर तक ये दोनों साथ मिलेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद GS की फ़ीस अलग, ऑप्शनल की फ़ीस अलग हो जाएगी। आप अगर मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, क्या मिलेगा आपको पूरा, यानी जो UPSC की एक्चुअल में तैयारी है, यानी अब केवल प्रीलिम्स निकालना है और इथिक्स ए से और ऑप्शनल पर फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि हम बेस्ट टू बेस्ट ढंग से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फ्रॉम 30th टू 23rd ऑफ अक्टूबर 2020। तो देखिए 13 से 23 तक, मतलब 3 से 13 तक हम पीछे कर चुके थे, 12 तक। अब हम 13 से 23 तक कर चुके हैं, यानी यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज ठीक है, तो एकदम हम रिदम में आ गए हैं। संडे को कुछ होता नहीं है, मंडे को हिंदू आया नहीं था, ठीक है। कैग तो हमने इकट्ठा कर दिया है, कौन कौन से टर्म आए थे, आप लोग मिलान करेंगे तो मिल जाएगा। भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151, ये कैग के बारे में है, कंपटीटर, ठीक है ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपका जो कैग है ये करता क्या है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी टर्म्स आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा हो गया, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। बट पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। देखिए इस बार इसी प्रकार से बनाई गई है टर्मिनोलॉजी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो पिछली क्लास आपने देखी है और ये दोनों में देख करके बताइएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा। ये क्या है, डायरेक्ट फोकस्ड है, उसमें थोड़ी सी स्टोरी भी है। अब आप बताइए, डायरेक्ट चूंकि हम लोग टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं तो किस पर चले? तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर डायरेक्ट पर चले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, समय भी कम लगेगा। GST क्षतिपूर्ति उपकर, ये भी वर्ड आया था क्योंकि एडिटोरियल में लगातार GST कंपनसेशन पर केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद था। तो GST क्षतिपूर्ति उपकर क्या है? GST क्षतिपूर्ति उपकर एक आरोपित राशि है जो नियमित GST करों, ठीक है ना, के अलावा जो है लगाई जाती है और यह कुछ अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है जो लग्जरी और डिमेरिट श्रेणी से संबंधित होती हैं, जैसे आपका तंबाकू वगैरह पर, जैसे आपका शराब पर, इन सब चीज़ों पर। क्यों लगता है? जिससे कि राज्यों को जो नुकसान हो इससे उसकी भरपाई की जा सके, ठीक है ना। यानी जो अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर CGST है, SGST है, UTGST है और अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST है इसके अलावा। तो याद रखिएगा। अगला है NCF, वर्ड आया था। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक आउटलाइन है जिसमें शिक्षक और स्कूल उन
एक्सपीरियंसेस की, अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि शैक्षिक अनुभव, मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो एक्सपीरियंस होता है उसको और अच्छे से बढ़ाया जाए, जिससे लर्निंग की प्रक्रिया को हम बेहतर कर सकें। इसके बाद अगला टर्मिनोलॉजी आया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009। तो बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय संसद द्वारा 2009 में यह पारित हुआ था। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क की व्यवस्था की गई तथा 86 संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो आप वहां से ध्यान रख सकते हैं। अगला आया था संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता है 75 वर्ष पूरा होने पर, तो वहां पर भी एक टर्मिनोलॉजी आई थी कि हम लोग सीखेंगे भाई संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उद्देश्य, और प्री और मेंस दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी आज हम लोग इसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि मैंने बार बार कहा है कि टर्मिनोलॉजी जब आपकी क्लियर होती है तो मुद्दे समझ में आते हैं। जैसे जब मैं हिंदू कराता हूँ यूएन की प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता चर्चा करता रहता हूँ, तो जिसको यूएन के बारे में पता है वो उसको बेहतर ढंग से समझ पाएगा। इसलिए इन एडिटोरियल में आए हुए टर्म्स को समझना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आपको चीज़ें सब रिपीट होने लगेंगी, आपको सब याद हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में क्या क्या उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, शांति, समृद्धि, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए कार्य करता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई, ये चीज याद रखें। वर्तमान में इसको 193 सदस्य देश हैं, ये भी रखिए। विश्व के लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इसके सदस्य हैं। और इसके स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में कौन कौन शामिल होता है? आम सभा है, जनरल असेंबली, जहां पर आपने देखा होगा कि जो है जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जा करके भाषण करते हैं। सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। तो ये आपका होमवर्क भी है। ये आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि मैंने कहा है आप 50-50 करना पड़ेगा। 50 आप करेंगे, 50 मैं करूंगा। तो आप आज ही जा करके आम सभा के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, हालांकि मैं बहुत कुछ करा चुका हूँ, आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में, इसके सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप डिटेल करके पढ़ लीजिएगा। इकोसॉक क्या है? यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। देखिए आ गया, क्या हो गया? आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसका भी जिक्र आया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है जो क्या करते हैं? सामान्य सभा को, जनरल असेंबली को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करते हैं, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि, उद्योग, इन सब के लिए, ठीक है ना। यानी भाई अगर एक क्षेत्र पिछड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर क्या होगा? अशांति और संघर्ष की संभावना ज़्यादा होगी। तो उस प्रकार की स्थितियों में यह संस्था बेहतर काम करती है, यानी सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बेहतर बनाना, ठीक है ना। और यह मानता है कि अगर आप विश्व में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो केवल राजनीतिक उपाय नहीं, आपको विश्व में अगर शांति बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राजनीतिक उपाय के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। स्थापना 1945, ये मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है इस निकाय के बारे में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? विश्व की जनसंख्या के जीवन में जो वंचित हैं, जैसे गरीब, घायल, अशिक्षित, इन सब की सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बहाली का प्रयास करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन करता है। अब आप देखेंगे, अब मैं मेंस ना पढ़ाऊँ यह संभव है, तो IQ IP यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर आप इथिक्स की यूनिट 6 देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और फंडिंग में नैतिक व्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में, यानी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन का है, जो इकोसॉक करता है, ठीक है ना, इकोसॉक, तो ये जो करता है तो स्वाभाविक है, इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबों, घायलों, अशिक्षितों, वंचितों की मदद करके उनको किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा से जुड़ने से रोकना, जैसे आतंकवाद,
या किसी अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधि में संचालित किसी भी गुट के साथ लगने में इनको रोका जाता है। कैसे? तो यह सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से। तो स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इकोसॉक एक ऐसी संस्था है जो यूएन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की स्थापना में आर्थिक सामाजिक विकास के माध्यम से कार्य करती है, और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निधियन व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे का एक उदाहरण बता सकते हैं। अब देखो CSW, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। देखिए ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, बट पढ़िएगा जरूर। CSW ये क्या है? ये जो आपने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पढ़ा इकोसॉक, उसका एक फंक्शनल कमीशन, यानी उसी का जो पीछे आपने पढ़ा ये इसी का फंक्शनल कमीशन, यानी कि इसी के अंतर्गत वह महिलाओं पर फोकस है। दैट्स इट, बस इसी के अंतर्गत ये क्या है, ठीक है। यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में वर्णित किया गया है। स्थापना 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब देखिए ये तो प्रीलिम्स के लिए हो ही रहा है, प्रीलिम्स के लिए हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ जैसे जब वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे आप लिखते हैं तो यहाँ से अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में कोड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर मार्क्स की तरफ। तो ये संस्थाएं, ये टर्म्स केवल हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इसको प्रीलिम्स में कर ले जाएं, वो तो हमारा पहला टारगेट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा टारगेट ये भी है कि हम जब मुख्य परीक्षा लिखें तो इस प्रकार की जो यूएन के कमीशन है वुमेन वगैरह जब आप लिखते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है कि वर्सटाइल है आपके अंदर, हर चीज़ आपको आती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, अब आप सबको पता है फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। नाम से ही स्पष्ट है किस पर काम करेगा, कृषि उत्पादन पर, वानिकी पर, विपणन पर, रिसर्च पर, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपको याद रखना, सारे काम कृषि से संबंधित यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रशिक्षण भी। स्थापना 1945, मुख्यालय रोम इटली। क्या है? स्थापना 1945, मुख्यालय रोम इटली। अब अगला आ गया अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिख दिया गया, संगठन है। यह रेडियो और दूर संचार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो और दूर संचार, आप सबको पता, कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने के लिए, उनका मानकीकृत करने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है ना। 1865, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये कहीं ना कहीं ITU आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते रहे धीरे 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 धीरे। और आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। एक बार प्रीलिम्स में दिक्कत, एक बार मेंस में दिक्कत, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अच्छा ही करेंगे ये आप मान के चलिएगा, ठीक रहेगा। आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि आपके लिए ये मतलब होता ना, ये जो UPSC की तैयारी है वो क्या है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का गैम्बल भी है। क्या है? एक प्रकार का गैम्बल भी है। तो उस गैम्बल में आपको जीतना है, तो याद रखिएगा अगर हम हार गए और हार के हम निराश हो गए तो हम गैम्बल जीत कहाँ पाएंगे। तो इसलिए इस हार को जीत में बदलने के लिए आपको लगातार खेलते रहना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इधर क्या? यूनिडो, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंडस्ट्रियल, D फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा एक ही एडिटोरियल में सारे आ गए थे यूनिडो। तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यानी औद्योगिक विकास के लिए काम करने वाला संगठन, इंडस्ट्रियल, ठीक है ना। तो ये आप यहां से याद रखें। इसे किसने स्थापित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में। और कब बना? नवंबर 1966 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के समन्वय को प्रोत्साहित करना एवं उसकी समीक्षा करना। अब बच्चों यहां एक चीज और भी याद रखेगा, अब आप हो सकता है इसका बहुत विस्तृत डिटेल कंटेंट भी आपके पास हो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि हम अभी तुम्हारे पास मौका है डिटेल का, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम में चूंकि आप कुछ भी पढ़ के जाओगे विकल्प फिर अलग रख देगा। क्या कर देगा? यानी जो विकल्प होते हैं वो फिर अलग रख देगा विकल्प। तो जब विकल्प अलग रखेगा तो इसका समाधान क्या होगा? विकल्प अलग रखेगा तो इसका समाधान क्या होगा?
यानी अगर आपको अच्छे से पता होता उद्देश्य, आप हर एक संगठन का अगर उद्देश्य को आप याद कर लें, आप ट्रस्ट करिएगा विकल्प जब आएगा तो आप आराम से छांट ले जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य अगर आपको पता है। यानी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, अब औद्योगिक विकास एक बृहद संकल्पना, इसमें उद्योग का यानी चाहे बृहद, लघु, मध्यम, कुटीर, समझ रहे ना। तो यहाँ पर अब कुछ भी आता है, अब संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व के लिए कर रहा है, तो स्वाभाविक है जितने प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वो सब समाहित होंगी। यह आपको आइडिया लगाना है। तो मैंने फिर कहा प्रीलिम्स निकालना है बच्चा लोग, तो आपको आइडिया लगाना होगा। मैंने इनोवेशन जो दिया, लेकिन इनोवेशन के साथ अब एक आइडिया नामक संकल्पना आपको पता है, लेकिन फिर भी इनोवेशन में हमेशा, लेकिन अब मैं आइडिया को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ICAO है, ये क्या है भाई? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ये भी UN की एक एजेंसी है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। क्या है? तो ये जो वायु नौवहन होता है, ठीक है ना, यानी कि जो वायु परिवहन होता है, उसके वैश्विक स्तर पर जो भी सिद्धांत और तकनीक होती है उन सब का निर्धारण करता ही है। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात का विकास और योजना। क्यों? क्योंकि भाई जिससे हम बेहतर ढंग से जो है और सुरक्षित रूप से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा, स्थापना 1944। आपके सामने इजी। ब्रिक्स भी आया था चर्चा में। क्या है? तो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों ब्रिक्स से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ। इसकी स्थापना 2009 में, और इसके 5 सदस्य देश हैं। 2009 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2009 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। मेजबानी ब्राजील, लगातार दूसरी बार। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया आपका। G20 क्या है? ये भी चर्चा में था। G20 या ग्रुप ऑफ 20 ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या है? यह एक मंच है। किस चीज का मंच है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और वित्तीय एजेंडा जो होना चाहिए उस पर विचार करने का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और इसमें दुनिया की जो मेन यानी जो उभरती या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक साथ आकर के और विचार करते हैं वैश्विक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों पर। कौन कौन देश शामिल हैं आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और US। तो G20 आप इसका उद्देश्य क्या है तो बताने की आवश्यकता नहीं भाई। जब वैश्विक स्तर पर ये मिल रहे हैं, आप ऊपर से ही पकड़िए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडा के लिए ये मंच है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाना ही इनका उद्देश्य होगा। तो बताने की आवश्यकता नहीं, यानी कि पॉलिसी में एक कोऑर्डिनेशन हो सके। विश्व के विभिन्न राष्ट्र, मान लीजिए जैसे कोविड की अभी मंदी आई, या 2007-8 में वैश्विक जो मंदी आई थी जिसे हम सब प्राइम संकट के नाम से जानते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो अब वैसी परिस्थिति में यह काफी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है कोविड के काल में। तो बस यानी कि हम इस प्रकार से पॉलिसी ले करके आए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक स्थिरता रहे और सतत आर्थिक समृद्धि यानी लगातार हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अर्जित करते रहे। क्यों करते रहे? चूंकि वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन में हर इकोनॉमी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ऐसी परिस्थिति में अकेले की पॉलिसी लेकर के कोई चल नहीं सकता। ठीक है ना? तो यानी किसी प्रकार के भावी वित्तीय संकट को रोकना, यानी एक शब्द में कहें एक आर्किटेक्चर बनाना। किस चीज का? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर बनाना। बस इतना याद रखें। उत्पत्ति एवं विकास तो आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले 1997 के बड़े वित्तीय संकट के पश्चात अब ये एक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में आई। तो उद्देश्य क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट उत्पन्न न हो, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। ठीक है? और दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाएं आकर के विचार करती हैं और पॉलिसी में एक समन्वय बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी जैसे ट्रेड वॉर की संकल्पना आपने सुनी है। कोविड के पहले
यानी कि ट्रेड वॉर का मतलब होता है कि जैसे हम आपका सामान हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हम वहाँ पर बाधाएं खड़ी करेंगे। उन बाधाओं का नाम होता है एक तो टैरिफ और एक नॉन टैरिफ, हम बाधाएं खड़ी करेंगे। या फिर हम और कुछ मानकों का इस्तेमाल कर लेंगे कि आपके उत्पाद में बाल श्रम लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बाधाओं के द्वारा हम आपका रोकेंगे तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया करेगा। तो चाइना और अमेरिका में ऐसे ही क्रिया प्रतिक्रिया होती रही, जिसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। संरक्षणवाद, हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ जो आयात होता है उसकी हम शुल्क रेट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आयात हमारे यहाँ तो उत्साहित हो जाएगा। इसे बोलते हैं संरक्षणवाद। अनेकों प्रकार से हम अपनी अपनी जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम संरक्षण देंगे। तो ये सब क्या स्थिति है, तो इस प्रकार इन सब स्थितियों से क्या स्पष्ट हो रहा है, और या सभी राष्ट्र वर्तमान में कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, अपने अपने जो है इंपोर्ट में देशी तत्व को वरीयता दे रहे हैं, कोई चीज़ मंगा नहीं रहे हैं। हालांकि कोविड के पास सबकी जो मतलब आर्थिक कंडीशन है वो भी प्रभावित हुई है, उस वह भी इसका एक रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई समन्वित नीति नहीं है। तो उसी प्रकार की समन्वित नीति हो, इसलिए G20 आया था। लेकिन आप खुद बताएं, क्या ट्रेड वॉर, संरक्षणवाद, इन सब की पृष्ठभूमि में G20 कहीं से भी रेलिवेंट दिखाई देता है? मुझे तो आज तक G20 की जितनी बैठक हुई है बच्चों, कभी भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दिया नहीं। ठीक है ना। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में हुई। ठीक है ना। और इसमें और क्या है, यूएन, आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक के स्टाफ जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं और इनके हेडक्वार्टर भी होते हैं। इसमें G20 का कोई स्टाफ नहीं होता, यह केवल एक मंच है, यह याद रखिएगा, यह केवल एक मंच है। अब अगली संस्था क्या आई थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। विपो क्या है, इसका गठन 1967 में हुआ था। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। विपो का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। भारत 1975 में विपो का सदस्य बना। अब आप देख लीजिएगा, यानी संस्थापक सदस्य नहीं है, और विकल्प में रख देगा कि भारत संस्थापक सदस्य। मानवाधिकार परिषद का भी जिक्र आया था, ह्यूमन राइट कमीशन। तो मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है, सरकारों के मध्य, एक सरकार से दूसरी सरकार, जिसका गठन 15 मार्च 2006 को किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के एक प्रस्ताव के द्वारा दिया गया। यह संस्था ऑब्वियस है, नाम से स्पष्ट है, मानव अधिकारों का उल्लंघन, उसकी जांच। ठीक है, ये हो गया। पराली जलाना, स्टबल बर्निंग वर्ड आया था। ठीक है ना। तो ये क्या है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, देख सकते हैं। यानी कि फसल काटने के बाद जो भी उसका अवशेष बच जाता है उसको किसान, चूंकि इसको निकालने का खर्चा बहुत अधिक होता है ये, तो किसान क्या करते हैं, देखिए खेतों में ही जला देते हैं। अब जलाते हैं तो ये देखिए धुआं निकलता है, इस धुएं से आसपास का वातावरण, विशेषकर दिल्ली में जब ये हवाएं आती हैं, एनसीआर क्षेत्र में हवाएं आती हैं, चूँकि यहाँ पर कोई अपना क्लाइमेट सिस्टम नहीं, तो ये हवाओं के ना होने के कारण ये सारे यहाँ पर धुंध के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण स्मोग, जिसे हम स्मोक भी कह सकते हैं एक प्रकार से, और यह हमारे जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता ही है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी बुरी तरह प्रभावित कर देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यानी किसी भी उपज का वह मूल्य जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। अभी आई कब थी, थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये मेंस में आता है। तो पहली चीज तो आपको पता लग गई कि यानी कि किसानों को सुरक्षा न्यूनतम, इससे नीचे आप नहीं उनकी फसलें खरीद सकते हैं। कौन, सरकार इसको निर्धारित कर देती है। तो किसानों को एक गारंटी मिल जाती है कि यार फसल कैसी भी हो, हमारी फसल इतने रुपए में बिकेगी। अब इसकी पृष्ठभूमि देखिए कैसे ये आ रही है, कैसे, तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आप सबको पता है, जय जवान जय किसान का नारा दिया, और ये जय जवान जय किसान जीएस पेपर 1 इतिहास वाले पार्ट में यह आ भी गया
स्वाधीनता के पश्चात भारत जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, तो यहाँ से सीधे सीधे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया कि जय जवान जय किसान नारे का महत्व बताइए। तो आप देखिए ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चीज़ें होती चली जाती। पूछा है कि नहीं पूछा, आप जीएस पेपर 1 चेक करिएगा। पूछा है जय जवान जय किसान नारे का महत्व। इस नारे के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सेना के जवानों और देश के किसानों दोनों का ही मनोबल ऊंचा किया जाए। कारण कि 1962 में भारत चीन के साथ लड़ाई हार चुका था, और दूसरा लगातार अकाल जिसके कारण से किसानों की कमर टूट चुकी थी। ऐसे में सेना के जवानों का मनोबल कमजोर ना हो, किसानों का मनोबल कमजोर ना हो, और उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिले, इसी पृष्ठभूमि में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम को बुलाया और इस बारे में बात की। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने अनाजों की कम से कम उतनी कीमत तय करने के लिए तैयार हो गए जिससे कि वो किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। इसी पृष्ठभूमि में एल.के. झा के नेतृत्व में 1 अगस्त 1964 को, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस पर आएगा, इस पर विवाद था। अभी जो तीनों कृषि बिल पास हुए हैं उसको लेकर के पंजाब हरियाणा में काउंटर बिल पास हुए, यानी अब चूंकि पंजाब में तो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ काउंटर आ नहीं सकता, लेकिन पंजाब में 3 बिल उन्होंने केंद्र के तीनों बिलों के अगेंस्ट में प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ऐसे में एल.के. झा के नेतृत्व में 1 अगस्त 1964 को एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में एल.के. झा के अलावा टी.पी. सिंह, बी.एन. आधारकर, एम.एल. दंतवाला और एस.सी. चौधरी, और इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो अनाज के न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर सकें। 24 सितंबर 1964 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने राज्यों से केंद्रीय कृषि मंत्रालय से बातचीत करके इसे अक्टूबर 1964 को यानी अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया। ठीक है, अब आप बट इसे लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, 19 अक्टूबर 1965 को इस पर अंतिम मुहर लगाएगी, जिसके बाद 1966-67 के लिए ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन, पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई। क्या ये फैक्ट आपको याद था? क्या ये फैक्ट आपको याद था? नहीं याद था तो ऐसी कुछ कहानियां भी आपको पता होनी चाहिए जिससे आप बेहतर कर सके। बाकी आप सबको पता है कैसे लगता है क्या नहीं। कृषि उत्पाद बाजार समिति, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये खूब चर्चा में है। तो आपको पता ही है, एक प्रकार का एक मार्केटिंग बोर्ड है, निकाय है, जो क्या करता है, भारत में राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिससे किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं, रिटेलर्स के शोषण से बचाया जा सके और किसान कर्ज के जाल में ना फंसे। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो यानी यह बताता है कि वायु में कितना प्रदूषण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये क्या है? तो ये देखिए सांविधिक संगठन है। सांविधिक मतलब बच्चों जो एक संवैधानिक आप पढ़ते होंगे, एक सांविधिक पढ़ते हैं। संवैधानिक जो संविधान से बने या संविधान संशोधन करके बने, और सांविधिक का मतलब होता है जो संसद की विधि के द्वारा बने। संसद विधायी निकाय है ना, विधान बनाती है, तो जो संसद की विधि से बने। तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। फिर आगे आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है ये भाई? भारत की एक क्या है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, कार्यकारी सरकारी एजेंसी है, जो नेशनल सिक्योरिटी और रणनीतिक हित के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का काम करती है। ठीक है ना? और इसे किसने बनाया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 19 नवंबर 1998 को ब्रजेश मिश्रा के साथ पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में स्थापित किया गया था। आकाश गंगा, इसका एक नाम हिंदी में क्षीर मार्ग भी है। उस आकाश गंगा का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, हमारा यानी हमारा। ठीक है ना? आकाश गंगा की आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है। ये भी पूछता कैसा आकार है? सर्पिल गैलेक्सी है। ठीक है ना?
जिसका एक बड़ा केंद्र है, ये भी याद रखिएगा, केंद्र, और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। ये देखिए आप, ये ठीक है ना। हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर, यहां पर, ठीक है ना, स्थित है। वैश्विक भूख सूचकांक, तो ये एक उपकरण है। क्या है ये? एक टूल है जो क्या करता है, विश्व के स्तर पर, ठीक है ना, और देश के आधार पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। इसकी वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94th स्थान पर है। तो आप देखें, यानी, और इस पर आप लोगों को याद होगा कि मैंने विस्तृत एडिटोरियल कराया आप लोगों को। क्या कराया? विस्तृत एडिटोरियल यहां से आप लोगों को कराया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका यहां से आप कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलिए आगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो ये क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। गठन कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010, डेट याद रखिएगा। ये क्या करती है? तो आपको नाम से स्पष्ट है, पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए यह क्या है? भारत की पहली डेडिकेटेड अदालत है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत कुछ ही देशों में से एक है जहां पर्यावरण से संबंधित एक विशेष अधिकरण की स्थापना की गई। अब आते हैं इसके अधिकार पर। तो यानी इसके पास अधिकार है कि पर्यावरण से जुड़े विवादों को यह शीघ्रता से सुलझा सके, और जो हमारे ऊपरी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उन पर पर्यावरण से संबंधित मामले अगर नहीं जाते हैं तो उन पर मामलों का भार कम होगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही भारत में बहुत ज़्यादा विलंबित न्याय है, यानी कि न्याय विलंब से मिलता है, यानी केस पेंडिंग बहुत पड़े हुए हैं, केस ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं। ऐसे में पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक अलग अदालत बनाई गई जिसे हम एनजीटी कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो आप देखिए, जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना। देखिए, इस बार आया था ना एक प्रश्न, 1972 का अधिनियम आया था, वन्य जीव अधिनियम, ऐसा एक प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो तो पूछ लिया था इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना पहला। दूसरा है प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण। तीसरा, पर्यावरण से जुड़े जो भी कानूनी अधिकार हैं, ठीक है ना, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, पर्यावरण प्रभाव आकलन EAI है, इन कानूनों की रक्षा, और उसके साथ साथ किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, और भारतीय नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण मिलने के अधिकार जैसे मुद्दे सब देखता है। यानी अगर आपका किसी के कारणवश स्वस्थ पर्यावरण, यानी सरकार आपके आसपास कटाई करा करके आपके आसपास जो वृक्ष हैं और वहाँ कोई निर्माण कार्य करती है, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं इस ट्रिब्यूनल में। अब ये एक इंपॉर्टेंट, किसी भी विवाद को 6 महीने के भीतर, यानी ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी, 6 माह के भीतर सुलझाने की कोशिश होती है। हालांकि हो कैसे पाएगा आपको भी पता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA लगातार चर्चा में रहा, यानी जो भारत सरकार नीतिगत मामलों में पर्यावरणीय निर्णय लेने की मतलब प्रक्रिया होती है, उसी को हम पर्यावरण प्रभाव, यानी कि कोई योजना हम लेकर के चल रहे हैं, कोई कार्यक्रम, या किसी कारपोरेट को हमने भूमि आवंटित किया, तो अब वो जब अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पर्यावरण पर पड़ेगा, तो उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। यानी जो भी प्रस्तावित परियोजनाएं होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसे कब प्रारंभ किया गया? अच्छा फैक्ट, 1978 से 79 में। और नदी घाटी जो परियोजनाएं बन रही थी, तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा उसको एसेस करने के लिए ये अस्तित्व में आया था। बाद में नदी घाटी परियोजनाएं, अब कौन कौन इसके अंतर्गत आता है? ये तो आता ही आता, चूंकि इसी के लिए स्टार्ट किया गया है। ये भी प्रश्न कभी पूछ सकता है कि किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया सबसे पहले,
तो इसके दायरे में उद्योग भी आता है, यानी औद्योगिक जो भी योजनाएं होती है, ताप विद्युत परियोजना, ये सब आती हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का भी जिक्र आया था। तो ये क्या है, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के सबऑर्डिनेट है। ये स्थापना 1916 में। अवाबीय से प्राणी, ताकि पशुओं से संबंधित असाधारण विविधता जो इस देश के पास है, उसके बारे में हम लोगों के बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके, यानी हम प्राणियों के बारे में हमारा ज्ञान भंडार बढ़ सके। मुख्यालय कोलकाता में है और 16 क्षेत्रीय स्टेशन पूरे देश में है। एनआईए के बारे में भी था, आपको याद होगा, आप लोग एडिटोरियल से मैच करेंगे तो आपको मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकार क्या है, तो भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, ठीक है। यह क्या करती है, जो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून है उआपा, उसकी प्रवर्तन, उआपा जैसे जो कानून होते हैं उनके प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और कब यह अस्तित्व में आई, तो भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिल 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई। संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू जी थे, ये आपको याद रखना। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण पर चर्चा हुई एडिटोरियल में। तो नाको किसके अंतर्गत है, सब ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियस है सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है ये, और HIV और एड्स की रोकथाम के लिए काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1992। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। UN एड्स क्या है, इसका मिशन HIV और एड्स के लिए एक विस्तारित प्रक्रिया का नेतृत्व करना, जिसमें सिंपल है, जो भी एड्स से प्रभावित हैं उनको सलूशन और गंभीर महामारी से रोकने का प्रयास। मुख्यालय स्थापना 1994 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, ये 1 दिसंबर 1946 को बनाया गया। उसका उद्देश्य क्या था, तो बच्चों से याद है कि भाई जब 46 में बनाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई, तो जो बच्चे प्रभावित हो गए थे और माताएं जो प्रभावित हो गई थी, तो उनको उस इमरजेंसी की स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। 1953 में यह UN का एक अस्थायी हिस्सा बना, और इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द एवं आपातकालीन शब्द हटा दिया गया, और आज ये यूनिसेफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब देखिए, एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, EMTCT, एक वर्ड आया था EMTCT। ये क्या है, मां से बच्चों में संक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है ना। EMTCT यह भी एक मिशन है, परियोजना है, यानी कि कोई भी बीमारी मां से बच्चों में ना जा पाए। तो उसके लिए 95% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस का परीक्षण करवाना होगा, और HIV और सिफिलिस से ग्रसित 95% गर्भवती महिलाओं को निदान हेतु इलाज प्राप्त कराना होगा। ये एक वर्ड आया था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। फिर वैभव आया था, आप सबको पता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, हम लोग PIB में भी कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वैभव क्या है, यानी एक वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, प्रवासी और लोकल भारतीय रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट के द्वारा, जिसका लक्ष्य है वैश्विक विकास के लिए भारत में शैक्षणिक और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत बनाने के लिए एक सहयोगी तंत्र पर विचार विमर्श, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, यानी विश्व, भारत से संबंधित विश्व में और भारत में रहने वाले सभी दिग्गज एक मंच पर आए और बातचीत करें। रेज 2020 क्या है, रेज 2020, ठीक है ना। ये क्या है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि सोशल सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, जवाबदेही। तो इसके बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं।
अब आइए, ये भी आया था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूपीएससी पूछ चुका है एनपीसीआई पर। तो ये किसके द्वारा स्थापित? सबसे पहले आरबीआई के द्वारा। क्या है? एक निगम यानी कारपोरेट है जो क्या करता है, जो खुदरा भुगतान प्रणाली यानी जो आप जो है जो पैसे का लेन देन करते हैं खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था यानी सबसे महत्वपूर्ण संस्था, इसी से कनेक्ट होकर के लोग अपना सिस्टम चलाते हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है, यह भी याद रखें। मैंने इस पर एक एडिटोरियल पूरा कराया था, आपको याद होगा। प्रमुख बैंकों का संघ इसका स्वामी है, स्थापना 2008। रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल DTTI, ये अमेरिका और भारत के बीच 2012 में किया गया था। क्यों? जिससे कि हम उन्नत यानी हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक साथ काम करके रक्षा क्षेत्र में मतलब विकास करें और द्विपक्षीय संबंधों को भी हम मजबूत बनाएं। यानी क्रेता और विक्रेता, अमेरिका बेचने वाला, हम खरीदने वाले, इस स्थिति से दूर जाकर अमेरिका और भारत के रक्षा यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी सहयोग है उसको आगे बढ़ाना। बीका समझौता, बीका के तहत भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के भू-स्थानिक मैप का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक हार्डवेयर प्रणालियों और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे हथियारों से सटीक निशाना लगाया जा सके। तो ये आपका बीका तक आपको याद होगा, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करें और इसके बाद अब आप लोगों के लिए आ रहा है यानी यूनिट 1 अब आज, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपका अगला लेक्चर हो जाएगा यूनिट 1 का। आज लास्ट पार्ट करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का लास्ट लेक्चर, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसके बाद आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और हम लोग फिर जो है इसे कंप्लीट करके और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बट आज शाम को 6 बजे 6 PM आप लोग तैयार रहिएगा। प्लस पे एक बहुत बढ़िया चर्चा करने वाला हूँ, एक स्ट्रेटजिक चर्चा, स्पेशल क्लास है, फ्री है आप सब के लिए, आप सब आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और अग्रिम आपका है, बढ़ाते रहिए और धीरे धीरे चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।